प्रकाश दीवान सर, अभी जितने हमारे इकोनॉमिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट ये बातें कर रहे हैं, बाज़ार को इससे कोई फ़र्क नहीं है ना। बाज़ार को एक अलग दिशा में चल रहा है। वो आप लोग लॉजिक देते हैं वो बहुत लिक्विडिटी, बहुत पैसा है, इसलिए वो चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं तो रियल प्रॉब्लम वो दिखती है। फिर अभी अर्निंग शुरू होगी तो उसमें पता चलेगा। आप कैट का नंबर देखिए, केवल अप्रैल जून में ही 2.8% ऑफ जीडीपी है। ट्रेड डेफिसिट आप देखिए मैक्सिमम हो चुका है। हमारा नेशनल डेट बहुत ज़्यादा हो चुका है। क्या हम सिर्फ एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं कि यूके में बहुत बुरी समस्या है इसलिए हमारी कम है, यूएस बहुत बुरी हालत में हो सकता है इसलिए हम कम है, वहाँ तो इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है इसलिए हम अपने आप को थोड़ा सा शील्ड करने की कोशिश करते हैं कि नहीं हमारी इतनी बड़ी समस्या नहीं है, जबकि हमारी भी बहुत बड़ी समस्या खड़ी है सामने और हम उसको या तो इग्नोर कर रहे हैं या आंख बंद कर रहे हैं। नीरज भाई, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपने उठाया है। देखिए, एक चीज कहना चाहूंगा कि जो निवेशक हमारे मार्केट में है, जो आम निवेशक है, मैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा जो फंड मैनेजर कैटेगरी में है, बट जो आम निवेशक है वो इकोनॉमिस्ट नहीं है। वो समझता है कि उसको कौन सा सेक्टर पसंद आता है और उसको उस सेक्टर में कौन सी कंपनीज प्रॉमिसिंग लगती है और उस हिसाब से वो अपना पैसा उसमें लगाते हैं। तो ये जो सारे जो आपने जो समीकरण किया कि जो चीजें, जो पैरामीटर्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो कठिनाई जता रहे हैं या झलक जिसमें दिख रही है, ये बिल्कुल सही है। और अगर उसका असर कंपनीज के परफॉर्मेंस पे पड़ेगा, ब्याज के दर बढ़ने से या डिमांड कॉम्प्रेशन की वजह से या जो भी कारण आते हैं, वो जब अर्निंग्स पे नजर उसका असर जब दिखेगा आपको, तो मार्केट डेफिनेटली उसको अपने उसमें लेगा कॉन्टेक्स्ट में। मतलब ये नहीं है कि मार्केट उसको इग्नोर कर सकता है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं मार्केट्स आर अ स्लेव टू अर्निंग्स। और ये जो आज जो परिस्थिति हमारे यहाँ मार्केट में, इसमें कंपैरेटिव की वजह से नहीं है। कंपैरेटिव तो एफआईज के लिए एक नजरिया हो सकता है कि भाई कोई और मार्केट से अच्छा हिंदुस्तान का मार्केट है, कि यहाँ आज भी ग्रोथ है। घट घटा के भी आईएमएफ के अनुमान जो लग रहे हैं उसमें भी फिर भी आपको जीडीपी बाकी देशों से अच्छी दिख रही है। सो ये जो चीजें हैं, ये अनुमान, ये कंपैरेटिव वाली चीज तो उनके लिए है। हमारे लिए क्या मायने रखती है कि हम जिन सेक्टर्स में, जिन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें ग्रोथ है क्या, उसमें इन्फ्लेशन से ज्यादा ग्रोथ है क्या। तो अगर वो ग्रोथ कायम है, इन सारी परिस्थिति को, ये सब पैरामीटर्स को, ये सारे जो व्हाट यू कॉल फैक्टर्स को लेके भी, तो आप फिर भी पैसा बता सकते हैं। हाँ, स्लो डाउन जरूर आएगा कुछ सेक्टर्स में, डिमांड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अच्छा खासा असर आपको दिखेगा कि ये मार पड़ेगा। जहां कॉस्ट बढ़ जाती है, खासकर जैसे हाउसिंग फाइनेंस का इरादा जैसे आप बता रहे हैं, तो इट विल स्टार्ट इनहिबिटिंग ग्रोथ। तो ग्रोथ रेट्स आपको वापस से एक रीसेट करने पड़ेंगे, उसका अनुमान आपको फिर से लगाना पड़ेगा। आंकलन होगा कि भाई ग्रोथ थोड़ी सी धीमी पड़ सकती है। तो वो लिहाज से मार्केट में करेक्शन आना या उन पॉकेट्स में थोड़ा सा वैल्यूएशन सॉफ्ट होना जायज है। लेकिन हमारी मार्केट को एक चीज जो पसंद आ रही है वो ये है कि पिछले 10 साल में जो गोरो ने 2.5 लाख 3 लाख करोड़ रुपए का माल नेट सेलिंग करके निकला है, वो सारा का सारा अब्सॉर्ब कहाँ हुआ है? म्यूचुअल फंड्स या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के जरिए या रिटेल इन्वेस्टर की ताकत से। तो इस बार हुआ ये है कि उसका इम्पैक्ट आपको नहीं दिख रहा है वैल्यूएशंस पे। पी मल्टीपल अभी भी सब चिंता होते हुए भी इतने ऊपर है। और अगर Q2 की अर्निंग सीजन जिसका आपने जिक्र किया शुरुआत होती है, हाँ हो सकता है टॉप लाइन ग्रोथ थोड़ी सी कम हो, मार्जिन पे प्रेशर ऑलरेडी Q1 में हमने देखना शुरू कर दिया था। एफएमसीजी और कई सेक्टर्स में जो असर पड़ रही है वो होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पे अगर आपको लगता है कि हमारे यहाँ सब कुछ सेट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, वापस पटरी पे गाड़ी आ जाएगी और रफ्तार पकड़ेगी, तो नेचुरली उसको मार्केट इज फॉरवर्ड लुकिंग। तो मार्केट आज की चिंता नहीं देख रहा है, अगले 2 साल 3 साल की ग्रोथ को देख के इन्वेस्ट कर रहा है। और उस लिहाज से पॉकेट्स चेंज होंगे, वो बहुत जरूरी है। इनफैक्ट आगे चल के शो में अगर ये डिस्कस करने का मौका लगे, और आई एम श्योर हमारे मित्र यूएस से बैठे उनकी भी राय लेंगे कि जो सेक्टर्स या पॉकेट्स प्रॉमिसिंग है वो चेंज हो जाएंगे। उसका हुलिया जरूर बदलेगा, लेकिन क्यों और कैसे वो डिस्कस करेंगे। बट यस, मार्केट ओवरऑल जो है एक्साइटेड रहेगी फॉर द फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम। स्लो डाउन है, रहेगा और दिखेगा भी। दीवान सर, हम लोग क्या ना इटर्नल बुल हैं और हम लोग अगले 2-3-4 सालों की विजिबिलिटी लेके चलते हैं अपने दिमाग में। भले ही
वर्ल्ड बैंक को या यूएस को तक को ना हो कि अगले 3 महीने में क्या इन्फ्लेशन उनका होगा, पता नहीं उनको। मैं आपको एक बहुत दिलचस्प डेटा दे रहा हूँ। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को प्राइस फ्रीज कर दिए गए, बढ़ाने नहीं दिए जा रहे हैं। करेंसी बहुत ऊपर चली गई है, क्रूड भी अब बहुत तेज़ी से भाग रहा है। अनुमान है कि इन तीनों ओएमसीज को, आईओसी, बीपीसी, एचपीसी को करीब 21,000 करोड़ का नेट लॉस है इसी क्वार्टर में। अभी रिजल्ट नहीं सामने आएगा हमारे। तो इतना बड़ा डेंट लेने के बाद पता नहीं कितने क्वार्टर लगेंगे उनको ये अपने को उनको ठीक करने में। लेकिन ये इस चर्चा को हम आगे ले आएंगे। पहले तो ये जो असली समस्या की जड़ अमेरिका में खड़ी है। अनुराग जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके यहाँ जो चर्चाएं चलती हैं, हम लोग रोज़ सुबह पढ़ते हैं, फेड के अधिकारी लोग आते हैं और माहौल बनाने लगते हैं एकदम से कि अभी तो ट्रेजेक्ट्री चलेगी 4.5 पौने 5% तक, टर्मिनल रेट हो सकता है 6% तक जाए। फिर कोई एक गवर्नर साहब निकल के आते हैं, नहीं अब बहुत ज़्यादा हो रहा है भाई, अब तो हमको लगता है कि 2023 के पहले क्वार्टर से थोड़ा कट करना शुरू करना चाहिए। मैं ये समझना चाहता हूँ, क्या आप लोग करेंसी वॉर चला रहे हैं क्या पूरी दुनिया में? नीरज जी, आपको और सीनियर पैनल मेंबर्स को मेरा नमस्कार। देखिए, क्विक टेक नीरज जी, एक आपने इंटरेस्ट रेट से शुरुआत की है। देखिए, ये एक हम आसानी से कह देते हैं कि देखिए 40 ईयर हाई पर है इन्फ्लेशन। सच्चाई ये है कि 40 साल से ये इन्फ्लेशन 2-2.5% की रेंज से बाहर निकला ही नहीं है। इसका मायने ये है नीरज जी कि एक पूरी जनरेशन निकल गई है जिसने इन्फ्लेशन अपने जीवन में देखा नहीं है और अपने वर्किंग लाइफ में नहीं देखा है। और अगर हम ये कहें कि कोई भी अगर 65-70 की उम्र में भी है तो उन्होंने भी जब काम करना शुरू किया तो उनकी वर्किंग लाइफ में भी इन्फ्लेशन उन्होंने देखा नहीं है। एंड विच ऑल्सो कवर्स कि जो फेड में जो लोग डिसीजन ले रहे हैं उनके वर्किंग लाइफ में भी इन्फ्लेशन कभी आया नहीं है। तो रियल सोल्यूशन उनको भी पता नहीं है और वो इसको समझने की और इससे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बट अगर आप समझ सकते हैं, अगर एक पूरी जनरेशन निकल जाए जिस कंट्री ने वो चैलेंज देखा ही नहीं है तो दे डोंट नो हाउ टू सॉल्व इट। प्लस सडनली उनके पास प्रेडिक्टेबल पावर तो नहीं है। बट अभी अंदाजा तो वही है कि 4-4.5 तक तो पहुंचेंगे, नहीं तो एक बैलेंस उनको भी देखिए बनाना पड़ेगा। आपने बैलेंस की बात की, उस पर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन एक बैलेंस होता है इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स का। हर इकोनॉमी को पता होना चाहिए कि उनका टर्मिनल, उनका डिजायरेबल इन्फ्लेशन रेट क्या है, उसकी रेंज क्या है, और उसके हिसाब से उनका टर्मिनल इंटरेस्ट रेट, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट क्या है। उससे आगे एक्सेप्शनल सिचुएशन में क्रॉस करना चाहिए। नीरज जी, एक ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी देखिए, एक हम लोग बात करते हैं ना आम भाषा में कि हम ना 3 पार्टीज इन अ रो नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमने फ्राइडे और सैटरडे को पार्टी कर ली है तो संडे सोबर होना चाहिए और रेस्ट का होना चाहिए। समवेयर 2020 एंड 2021 ये हमारे 2 लगातार पार्टीज ग्लोबल इकोनॉमी में वेस्टर्न वर्ल्ड ने की है। उसकी वजह से क्या हुआ है, देखिए यूएस का डेट टू जीडीपी 120% है और यूके का अबाउट 85% है। डॉलर ग्लोबल करेंसी है, रिजर्व करेंसी है, सो वो 120% भी झेल सकते हैं। यूके की पाउंड तो ग्लोबल करेंसी नहीं है। आपने देखा कि जैसे ही मैडम ट्रस्ट ने डेट फाइनेंस्ड बजट पेश किया, करेंसी पे फॉल आना शुरू हो गया। तो इसमें पॉलिटिकल लीडर्स भी इससे, मार्केट फोर्सेस से शील्डेड नहीं है। जैसे ही अगर वो गलत फैसले लेंगे, कई बार हमें लगता है कि पॉलिटिकल लीडर्स टोटली पावरफुल हैं, लेकिन अगर वो गलत डिसीजंस लेंगे तो यूके में दिखा हमने कि क्या हुआ। चौथा नीरज जी, एक ये है कि ग्लोबली हमें ये थोड़ा मानना चाहिए कि एक ये पीक ग्रोथ का टाइम आ चुका है। देखिए, पीक ग्रोथ का टाइम, पीक ग्रोथ हमारे पीछे जा चुकी है। पीक ग्रोथ हमारा ग्लोबल इकोनॉमी में था बिटवीन 2002 एंड 2007, जिस समय नीरज जी अबाउट 40 कंट्रीज वर ग्रोइंग एट 7% प्लस, 40 नो लेस। हमें लगता है कि हम ही ग्रो कर रहे थे, देयर वर 40 कंट्रीज व्हिच वर ग्रोइंग एट सेम रेट। आज नीरज जी जस्ट अबाउट 7-8 कंट्रीज हैं जो 7% से ग्रो कर रहे हैं। सबके सब अफ्रीका में हैं। उनके नंबर्स कितने रिलायबल है मुझे नहीं पता। तो आई थिंक एक मॉडरेशन हमें भी चाहिए इन टर्म्स ऑफ कितना ग्रोथ हम अचीव कर सकते हैं इस ग्लोबल एनवायरनमेंट में, जब कोई भी वर्ल्ड में कंट्री 7% ग्रो नहीं कर रहा है। तो आई थिंक ये थोड़ा मुश्किल होगा और हमें 5-6% की ग्रोथ पे ही सेटल होना चाहिए। IMF के फोरकास्ट फाइनली नीरज जी, IMF is as political, at least half political. Most of them are political appointees. They don't come ahead and give the bad news
एंड दे से कि हम प्रिडिक्ट करके नहीं देंगे, हम तो आज के हालात पे देंगे, अगर यही हालात चलते रहे तो फिर इतनी ग्रोथ इस साल में आ जाएगी, बट देन दे कीप कमिंग एवरी 3 months एंड वो ग्रोथ को डाउनग्रेड करते रहते हैं। तो नीरज जी, मोटा मोटा ये एक समरी व्यू है, और इस पर फिर हम जैसे आप चाहें डिटेल में चर्चा कर सकते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल इसी पे आगे लूँगा कि ये तो ठीक है, आपने समराइज कर दिया कि क्या एक रियल